नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ एक बहुत ही महान व्यक्तित्व जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए लगाया, जिन्होंने जीवन का एक बेहतरीन अध्ययन किया और बिजनौर में स्वास्थ्य संयम केंद्र गोविंदपुर के नाम से यहाँ चलाते हैं। आईआईटी से पीएचडी किया है, लेकिन एक किसान की तरह सामान्य श्रम करते हुए जीवन को बहुत सहज और आनंद की गति से जीते हैं। अगर इनका नाम ले लिया जाए तो बहुत सारे लोग अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं उस दौर में जहाँ पूरी ज़िंदगी केवल कुर्सियों के लिए लड़ाई हो रही है। रण सिंह जी आर्य समाज से जुड़े रहे और वर्तमान में स्वास्थ्य पर इनका लंबा कार्य है। तो आज ये जो स्वास्थ्य की आप जो ये पद्धति यहाँ पे चला रहे हैं, उसके अंदर पूरा ध्यान जो है विशेष रूप से आहार पर है और आहार में भी उपवास पर है। तो पहले तो ये जो केंद्र है ये केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं है। ये केंद्र तो एक तरह से मध्य दर्शन जीवन विद्या का पहला केंद्र है। इस केंद्र में स्वयं को समझने का काम, अपने रिश्तों को समझने का काम और इसके अलावा जो मनुष्यत्र प्रकृति का और मनुष्य का रिश्ता उसको समझने का काम। तो जिसको हमारी आदि काल से एक शब्द देते रहे भारत के संदर्भ में, जिसको व्यवस्था कह रहे हैं, कहीं उसको निजाम कह रहे हैं, किसी सभ्यता में उसको ऑर्डर कह रहे हैं, उसको समझना और उसके आधार पर जीना और कैसे उसके लिए अनुकूल वातावरण है, वो काम यहाँ प्रमुख है जहाँ तक इस केंद्र की बात है। तो ये केंद्र तो जीवन विद्या का एक तरह का पहला केंद्र है। जो अनुसंधान हुआ सदैव अग्रहार नागराज जी के माध्यम से अमरकंटक में जो अनुसंधान हुआ, उनसे हमारा संपर्क हुआ और उसको समझ के लगा कोई अद्भुत और मौलिक बात की जा रही है। तो वो एक मुख्य काम यहाँ का है। साथ में चूँकि मनुष्य है और आज जिस सभ्यता में रह रहे उसमें स्वस्थ रहना कठिन हो गया। भारतीय जो व्यवस्था थी, जो परंपरागत व्यवस्था थी, उसमें स्वास्थ्य और रोजगार उसकी चिंता नहीं थी। वातावरण कुछ इस तरह का था, वो दोनों अपने आप हो जाता। खान पान, रहन सहन, जीवन शैली ऐसी थी कि हम स्वस्थ रहते थे। अक्सर स्वास्थ्य को लेकर बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता था। आज की सभ्यता में क्या हो गया कि हमने जो इस समय लगभग मेरी दृष्टि में देश में जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जो बहुत थिंकर हैं, चिंतनशील व्यक्ति हैं, थोड़ा भावनात्मक ढंग से चिकित्सा करते हैं, उनके हिसाब से आज डॉक्टर की जो ज़रूरत है, अस्पताल की जो ज़रूरत है, वो मुश्किल से 1-1.5% लोगों को ज़रूरत है। अधिकतम 2% लोग कह सकते हैं जिनको अस्पताल की आधुनिक चिकित्सा की ज़रूरत है। लेकिन देश में इस समय 80 से 85% लोग जो दवा खा रहे, वो प्राकृतिक बीमारी, वो बीमारी कुदरत उस तरह की नहीं जिनको दवा की ज़रूरत है। वो तो खान पान, रहन सहन, जीवन शैली के रोग हैं। तो जिस सभ्यता में हम जी रहे हैं ना, उसमें जो मन की आवश्यकता है, मूल आवश्यकता है, जो मन की कहो या मनुष्य की मूल आवश्यकता है, उस पर फोकस नहीं, उस पर ध्यान नहीं है। वो इंद्रियों के जो प्रिय है ना, जो इंद्रियों को अच्छा लगता है, उसको प्राप्त करके वो सुखी होना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं। तो उसका अपना महत्व है, उसका हम विरोध नहीं करते, उसका एक पर्पज है। लेकिन उससे सुख नहीं मिलता, उससे सुविधाएं मिलती हैं। उसे खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन उससे मनुष्य खा पी के सुखी नहीं हो पाते। खा पी के शरीर जिंदा बना रहता है, शरीर बना रहता है। तो शरीर को स्वस्थ रखना तो भारतीय परंपरा में कुदरती था, आसान था। आज वो हमारा काम कठिन हो गया। बहुत बढ़िया। जो श्रोता जो नए हैं उनको मैं बता दूं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आदरणीय नागराज जी, अग्रहार नागराज जी, जिनको ए नागराज शॉर्ट नाम से बोलते हैं, अमरकंटक में उन्होंने रह करके लंबे समय तक तपस्या की और शोध किया और जीवन के विषय में उन्होंने एक शोध निकाला जिसका नाम जीवन विद्या है। और इसके शिविर आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गोविंदपुर बिजनौर के आश्रम से, जिसके लास्ट में मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या कमेंट सेक्शन में आप कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आपने एक बहुत प्यारी बात कही कि सुविधाओं से सुख नहीं मिल सकता, लेकिन हमने तो पूरे जीवन में जो ये जो कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये जो चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसको छोड़ करके बड़ी बिल्डिंग, बड़ी गाड़ी और बड़ी नौकरी, उसी को ही जीवन का आधार मान लिया है। तो उसे आप कैसे देखते हैं? अभी क्या था, हम लोगों ने जिस एक तरह के जिस सभ्यता में आधुनिकता के जाल में फंस गया देश, और वो भारत की दृष्टि से नहीं देखता, भारत को भी आधुनिक दृष्टि से देखता है। तो जब हम भारत को आधुनिक दृष्टि से देखते हैं वो भारत नहीं दिखता।
हमें पिछड़ा भारत, दीनहीन भारत, गरीबी वाला भारत, लड़ता झगड़ता भारत दिखता है, या हिंदुस्तान या इंडिया कह दो। तो हमने अपने देश को अपनी नज़रों से नहीं देखा, अपने मतलब एक बड़ी गहरा लंबा काम हुआ है। पूरी मानव जाति जहाँ जहाँ रही उन्होंने कोई मौलिक काम किए सब जगह ही, ऐसा नहीं भारत में ही हुआ, सब जगह काम हुए, पर भारत में कुछ गहरे काम हुए सभ्यताओं को लेकर। कभी वो लंबी चर्चा का मुद्दा है, तो हम अपने देश को ठीक से नहीं जानते जाते, तो एक तो बात ये। और आज हम बात भी भारतीयता करते रहे और काम हम आधुनिकता के कर रहे हैं। तो आधुनिक दृष्टि में भोग को प्रधानता दी गई, खाने पीने मौज मस्ती को प्रधानता दी गई, है ना। और जो प्रयोग हैं, जो साइंस भी हैं, वो भी भटक गई एक तरह से। साइंस जो सत्य की खोज में निकली थी, जो हर चीज़ को समझा जा सकता है, वो आज प्रयोगशालाओं में जो बाजार के लिए प्रयोगशाला खड़ी होगी ना, अब हम बाजार सत्य के लिए शोध कम हो रहे हैं। अब कॉरपोरेट के जो जिनके हाथ में पैसा है, पैसे के बल पर सारा काम हो रहा है। तो साइंस ने भी जो बड़े सवाल थे उनके उत्तर नहीं दे पा रही आज। तो मनुष्य की जो मूल जिज्ञासाएं थी, जो मूल सवाल थे, उनके उत्तर नहीं मिल पा रहे। एक बात तो ये आज की सभ्यता में। दूसरी, जो मनुष्य की जो भावनात्मक आवश्यकता है, मानसिक आवश्यकता, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, उसकी संकट है। उधर हमने जो आधुनिक व्यवस्था हमने बनाई है, जो बंदोबस्त बनाया है, जो निजाम बनाया है, जिसको हम सरकार कह रहे हैं, या जो हमने बाजार की व्यवस्था क्रिएट की है, उसमें व्यक्ति को महत्व दिया गया, परिवार समाज को महत्व नहीं दिया गया। उसमें धन को महत्व दिया गया, उसमें संबंध को महत्व नहीं दिया गया। तो जो भाव की आवश्यकता थी वो रिश्तों में होनी थी, रिश्तों को हमने ध्यान नहीं दिया। तो हमारी जो व्यवस्था का आधार है वो पैसा है। और कहा भी जाता है साथियों कि जिस नदी के अंदर से जल प्रवाहित नहीं होता है वो धारा सूख जाती है, और जिन संबंधों के अंदर स्नेह और समय और समन्वय प्रवाहित नहीं होता है वो संबंध टूटने लगते हैं, और वो संबंधों की नदी भी धीमे धीमे सूख जाती है। अगर आपके संबंधों में भाव बह रहा है तो आपके संबंध, यकीन मानिए, हमेशा हरे भरे रहेंगे और आसपास की जितनी भी ज़मीन है उसको भी हरा भरा कर देंगे। खैर, लेकिन IIT दिल्ली में पढ़ने के बाद आप तो शहरों की उस भागदौड़ भरी आधुनिकता वाली उस जीवन शैली में जा करके निकल के वापस आना, ये बड़ा मुश्किल कार्य है। मैं वहाँ भी रहा हूँ तो अपने ढंग से रहा हूँ। उससे मेरे जो पन्नगर में पढ़ा हूँ, कानपुर पढ़ा हूँ, जहाँ भी पढ़ा हूँ, तो मैं अपने ग्राउंड पे पढ़ा हूँ, अपने शर्तों पर पढ़ा हूँ, सिस्टम का हिस्सा नहीं बना हूँ। और वहाँ गया था किसी बड़े, ऐसा तो बड़ी संभावना देख रहे थे कि जब ऐसा लगता है दुख का कारण गरीबी, हमको ऐसा बचपन में लगा, और हम आधुनिक खेती की पढ़ाई पढ़ेंगे तो शायद किसान का उपकार होगा, भला होगा। ये सोच के हम खेती को अच्छे से पढ़ने के लिए पन्ना गए थे, नौकरी के लिए पन्ना करने गए थे। तो वहाँ रहे, जो हमें ठीक लगा हम उस ढंग से रहे, उस ढंग से अपना जीवन शैली। लेकिन इस तरह से जीवन जीना जिसके अंदर आसपास एक पूरा सिस्टम बना हुआ है और आप अपना सिस्टम बना करके अपने हिसाब से जी रहे हैं, ये बहुत मुश्किल कार्य है। मुश्किल काम नहीं था उस समय, तो हो जाता, कर ले जाते हैं। आज भी हर तरह के लोग हैं। आज थोड़ा कठिन हो गया, पर कठिन हो गया। तो उस समय हमने पंडगर में जाके, मैं 1-2-1.5 साल में पता लगा तो झूठ पढ़ाया जा रहा, अधूरा है, पूरा नहीं है। और ये तो कब्जा है देश पे, गुलामी का, यहाँ से गुलामी खड़ी होगी। अमेरिका का नियंत्रण बढ़ता जा रहा, यूरोप का नियंत्रण दोबारा बढ़ता जा रहा, और हम बाजार के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। ये बात मुझको 80 में नज़र आ गई थी। 80 में कितनी उम्र रही होगी आपकी? जो भी उम्र रही होगी, हम एक तरह से लगभग 20-25 साल। हाँ, हिसाब नहीं लगा। मतलब ग्रेजुएशन कर रहे थे, 1 साल से हम फेल भी हो गए थे, तो 1 साल लेट भी पढ़े, तो ग्रेजुएशन किया था हमने। 20 साल की उम्र। इन 20 साल का एक लड़का कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है और उसके अंदर अंदाज़ा लगा ले रहा है कि ये पढ़ाई ही सही नहीं है, जबकि हम जब पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हो जाते तो हमें लगता है कि हम सही नहीं हैं। तो ये आत्मविश्वास, ये समझ। मुझे कुछ बड़े लोग मिल गए। मुझे एक व्यक्ति मिल गए, यशपाल सत्य जी, बहुत ऊंचे व्यक्ति थे, और उनकी कहानी दिलचस्प कहानी है। उनको ऐसा लगा, बचपन में पशु गांव गरीब परिवार से थे, ही बिजनौर के ही थे वो। तो बचपन में ऐसा लगा उनको कि वो सत्य को समझना। और जब वो किसी स्कूल में, गांव में पढ़ भी नहीं पाए, डांगा ढोर चुगाते थे, किसी रिश्तेदार के कहने पर वो स्कूल चले गए। तो एक बढ़िया स्कूल ने उनका एडमिशन नहीं लिया पास में। वो स्कूल भी उनके 12-13 किलोमीटर दूर था गांव से, लेकिन कि दूसरे स्कूल में कहीं एडमिशन लिया। 7वीं में उनका एडमिशन हुआ वहाँ, और वो वहाँ कक्षा में प्रथम आए। उसके बाद 8वीं में उनका अपने हल्दौर में एडमिशन हुआ। तो वहाँ किसी शिक्षक ने उनको प्रेरित किया, भाई सत्य को समझने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता धर्म अध्यात्म का, इसमें बहुत सारे मतांतर, एक रास्ता विज्ञान का। तो विज्ञान का रास्ता आसान है, ऐसी किसी शिक्षक ने प्रेरणा दे दी, तो उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की। और अपने स्कूल से निकल के वो इलाहाबाद चले गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वहाँ से BSc किया, फिर MSc किया। फिर वो किसी की प्रेरणा से वो PRL चले गए, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में, वहाँ से उन्होंने प्लाज्मा फिजिक्स में PhD किया। उसके बाद उनका एडमिशन अमेरिका में पोस्ट डॉक में हो गया।
तो उन्हीं दिनों जेपी आंदोलन चल रहा था। जेपी ने कोई विज्ञापन दिया था, जो युवा देश के लिए काम करना चाहते वो मिलें। तो सत्य जी उनसे मिले कि मुझे आप बताइए क्या रास्ता, आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा तुम्हारे क्या अभी क्या क्या करते हैं, परिचय हुआ। उनको कहले एक बार तुम अमेरिका होकर आओ तो तुम्हारे देश में कदर बढ़ जाएगी, तुम्हें सुनेंगे लोग। वो कहले नहीं, कदर में तो मेरी दिलचस्पी नहीं है, कि नहीं तुम एक बार होकर आओ, पढ़ना साइंस को, वहाँ देखना। तो जब अमेरिका पढ़े तो वहाँ 1 साल में उनका मोह भंग हो गया और दुनिया को समझने में उन्होंने ध्यान दिया। उन्हें लग रहा है ये इससे रास्ता ही निकलेगा। यहाँ सत्य का अभी जो विज्ञान का जो सत्य की जो खोज थी वो विज्ञान में अटक गई। तो ये दोनों में विज्ञान जो आजकल है उसमें सत्य क्यों नहीं आ पा रहा है? वो कि जो अभी हमने सत्य को केवल जो साइंस की जो अप्रोच रही वो भौतिक जगत से सत्य को समझने की कोशिश की, मैटर से समझने की कोशिश की। जो चीज़ मैटर की से बाहर की है, जो मतलब भौतिक नहीं है, उस पर उनका ध्यान नहीं गया। साइंस ने स्पेस को कहा, तो स्पेस को यदि ठीक से समझ नहीं पाए, वो उस चेतना के लोग विकसित नहीं जो स्पेस को समझ पाते, तो साइंस अटक गई कहीं। बहुत बढ़िया। अभी हम यहाँ तक कि एक को भी नहीं समझ पाए ठीक से। अभी हम सारा गणित हमारा खड़ा हुआ है, एक को मोटा मोटी अंदाजा हो गया भाव, पर अनुभव नहीं होता में एक का जी। एक का जिस दिन अनुभव होगा उस दिन स्पेस समझ में आ जाएगा। लेकिन इस बात को तो हम अगर अपने जीवन में भी आसपास थोड़ा झांक करके देखें तो देख ही सकते हैं कि शहर जिन्हें हम विकास का पायदान मानते हैं, उनको अगर थोड़ा सा जांच कर देखेंगे तो क्राइम वहाँ बढ़ रहे हैं, सुसाइड वहाँ पर बढ़ रहे हैं, रेप मर्डर सब वहाँ पर बढ़ रहा है, पॉल्यूशन वहाँ पर बढ़ रहा है, खाने की क्वालिटी लगातार घट रही है, रिश्तों की क्वालिटी लगातार घट रही है, बीमारियाँ लगातार बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल लगातार बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रीज लगातार बढ़ रही है और इसके नाम पर विकास हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर गाँव के अंदर आज भी लोगों के पास स्नेह है, संस्कार है, समन्वय है, साथ है और वहाँ मर्डर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा पागल नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सुसाइड नहीं होंगे। खैर धीरे धीरे शहर गांव की तरफ आ रहा है और उसे खा भी रहा है, पर हमारा विकास जो है वो ऐसा नहीं है। गांव के अंदर भी बहुत सारी रूढ़ियाँ हो गई है, बहुत सारी पुरानी तरह की चीज़ें जो है उसका भी धीरे धीरे विज्ञान लुप्त हो रहा है। इस विज्ञान को आज का युवा इससे कटता चला जा रहा है। युवा को युवा की भाषा में कैसे समझाया जाए? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि गांव भी बहुत बच्चे, गांव भी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं, गांव में भी सारी कमजोरियां आ गई। गांव की हालत ख़राब है इस समय। पिछले दशक सालों में, खासतौर से 1990 के बाद से, जब से ग्लोबलाइजेशन ये शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन शुरू हुआ है ना, तो ये उसके बाद से धीरे धीरे देश की जो स्थिति है वो मन के रोग बढ़ते जा रहे हैं और ये पूरी आधुनिक सभ्यता ये कमज़ोर से छीन के आगे बढ़ रही है। इनको जो पढ़ाया जा रहा, जो इनका जो हम जिसको ह्यूमैनिटीज़ के नाम पे जाते हैं, जो हम कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें मूल भूल हो रही है। उनमें सही समझ नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, जितने भी कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं ना, पॉलिटिकल साइंस हो, उसका जो बेस है वो अधूरा है। उसमें मनुष्य को ठीक से नहीं समझा गया। मनुष्य को ठीक से समझे बिना हम संविधान नहीं बना सकते, कोई आचरण संहिता नहीं तैयार कर सकते। तो अभी की जो चूक है वो ये कि हमें जो पढ़ाया गया वो ये बताया गया आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है। यदि इस बात को कोई समझेगा तो दुखी रहना निश्चित है। ये तो अच्छी बात है, समझ नहीं पा रहे लोग, इसे रट लें बस। इसे कोई समझेगा तो दुखी रहना निश्चित है। जबकि हम लोगों ने पढ़ा आवश्यकता सीमित है, साधन प्रचुर है, पर्याप्त हैं, अबेंडेंस है। तो हमें इस तरह का अधूरापन आया इस एजुकेशन से। एक तो एजुकेशन से व्यक्तिवाद बढ़ा और वो जो हम शिक्षा पढ़ ले रहे वो जीने में नहीं आ रही, हमारे आचरण में नहीं आ रही। ना हम सेहत का ख्याल रख पा रहे, ना उसमें हमारा ध्यान है, ना भोजन पे ध्यान है। हमें प्रिय पे ध्यान है, हमारा जो रुचि कारक है उस पर ध्यान है, हित को शरीर के लिए हितकारी है कि नहीं उस पर भी ध्यान नहीं, रिश्तों पर भी ध्यान नहीं। तो पूरी सभ्यता भटक रही है ये, और ये कमज़ोर से छीन के खड़ी हो रही है। तो शहर का भी जो विकास हुआ गाँव को लूट खसोट से हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात जो आप कह रहे हैं ये बड़ी पुरानी सी, पिछड़ी हुई सी इस तरह की बात लगती है। हालांकि भले वैज्ञानिक है, सही भी है, आप देख करके समझ करके आपने पीएचडी भी किया है, रिसर्च भी किया है और जीवन को बहुत करीब से देख करके सब तरह के अनुभव से गुजरे। लेकिन युवाओं को ये बात कैसे समझाई जाए ताकि उन्हें वो रुचि मूलक भी लगे? रुचि का विरोध नहीं है, जो रुचि से पचे। हम तो स्वास्थ्य के लिए मानते हैं जो रुचि से पचे। रुचि का कि वो हितकारी भी हो, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक हो, वो न्यायकारी भी हो, अर्थात मैं अकेले मेरे लिए नहीं, बाकी सबका भी ख्याल रखा जा रहा हो। फिर इससे भी आगे चलेंगे, वो व्यवस्था के उससे व्यवस्था निकले, अव्यवस्था ना हो। जो परंपरा में भारत में जिसको हम धर्म कह रहे, भारत में हिंदू मुस्लिम जैन धर्म नहीं था। भारत में धर्म का जो था ना, वो जीने में न्याय है कि नहीं है, जीने में न्याय आ जाए,
जीने में व्यवस्थाएं कायम हो। पुराने शब्द में जो व्यवस्था थी अर्थात वो काम जो सबसे जुड़े हैं, आदमी के अलावा पशु पक्षी से भी जुड़े, उसको यहाँ धर्म से जोड़ा था, व्यवस्थाओं से जोड़ा था, बंदोबस्त से जोड़ा था। स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, और आपका पेड़ लगाना, धर्म त्याऊ लगाना, पानी का इंतजाम करना, मुसाफिर है उसके ठहरने की व्यवस्था करना। तो यहाँ क्या था कि एक कामों के बीच में गहरा विभाजन था। व्यक्ति का काम क्या है, परिवार का काम क्या है, समाज का काम क्या है, बहुत सूक्ष्म काम हुआ है। दुर्घटना से अब ये सारा काम सरकारों ने छीन लिया। सरकार अपना काम भी नहीं कर पा रही, परिवार का काम भी सरकार करने लगी, समाज का काम भी सरकार करने लगी, फंस गए हम लोग। तो व्यवस्था को समझना पड़ेगा, परिवार का काम परिवार करे, व्यक्ति का काम व्यक्ति करे, और समाज का काम समाज करे। तो ये ये डिबेट देश में चलनी चाहिए कि समाज का काम क्या है, परिवार का काम क्या है। ये लेकिन समाज और परिवार तो बहुत दूर की बात हो गई है। हम दो, हमारे दो, और उससे भी आदमी धीरे धीरे अंदर चला जा रहा है। और मैं और मेरी पत्नी, और धीरे धीरे मैं और मेरी पत्नी के बीच में भी प्राइवेट स्पेस, आदमी कटता चला जा रहा है, भीड़ बढ़ती चली जा रही है और समाज खत्म होता चला जा रहा है। इसको इस तरह से देखा जाता है। और उसकी जड़ें जो है कहीं ना कहीं कंपैरिजन, कंपटीशन। मुझे लगता है कि जब तक ये रहेंगे तब तक कॉपरेशन नहीं हो पाएगा, और ये युवाओं को समझने वाली बात है। कंपटीशन मूल में चूक है। कंपटीशन अपने में अमानवीयता है गहरे में। इसकी जो बात करेंगे तो अन्याय मानव जाति के साथ हुआ। तो हम लोगों ने, जैसे मूल मुद्दा तो दो हैं आज भी। एक है नाम सम्मान पहचान का, आइडेंटिटी का, और एक है सुरक्षा का। ये जब तक हम मनुष्य को नहीं समझेंगे, मुझे लगता है सारा दुनिया बहुत काम हो गया धरती पे, पूरी मानव जाति ने बहुत काम किया है, पर एक काम छूट रहा है। वो है, वो अब आदमी अपने को पूरी तरह ठीक से नहीं समझा भी। यदि आदमी अपने को समझेगा तो सब रास्ते निकल आएंगे। युवाओं के बीच में हम काम कर रहे हैं, मैं तो युवाओं के बीच में काम किया है, और युवाओं को सत्य मिलता है तो वो खुश होते हैं। छोटे बच्चों से लेके, हम तो छोटे छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं 1 साल के जो, या 6 महीने के, उनके साथ देखते हैं, उनके साथ हम सहज होते हैं, उनको अपने ढंग से नहीं चलाते, वो जैसे चले उसमें सपोर्ट करते हैं। बहुत सुंदर। मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 10 दिन से यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में आया था, और रण सिंह जी के स्नेहपूर्वक आया था। उन्होंने कहा था तुम देश भर में घूम रहे हो और इतने सारे लोगों से मिल रहे हो, और लोगों के बारे में जो देश को जानने की कोशिश कर रहे हो, और देश को अपनी जो समझ है उसके हिसाब से समाज कल्याण के लिए भी कार्य कर रहे हो। तो एक बार यहाँ पर आओ और तुम्हारे स्वास्थ्य का लाभ हो, तुम अपने आप को जांचो तो सही। और यहाँ आकर के मैंने अपने ही स्वास्थ्य को नहीं, मैंने एक व्यवस्था को समझने की, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे काम करती है वो भी समझा, जीवन की व्यवस्था काम कैसे करती है वो भी समझने का प्रयास किया। और सबसे प्यारी बात, इनके परिसर में आपको कोयले मिलेंगे, कबूतर मिलेंगे, लोग मिलेंगे जो कि एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और लोग भी छोटी गुड़िया 6 महीने से लेकर के आपको 80 साल के दादा भी मिलेंगे, 90 साल के सरदार जी भी मिलेंगे, जहाँ पर स्नेह होता है, समन्वय होता है, प्रेम होता है। और ये मैं बता रहा हूँ, दिल्ली से अगर आप आएंगे मेरठ, और मेरठ से 2.5 घंटे लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर बिजनौर, और बिजनौर से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर गोविंदपुर में ये संस्थान है, जहाँ पर रण सिंह जी और उनकी पूरी टीम काम करती है। लेकिन आप किसान से अपने आप को बहुत जोड़कर देखते हैं, साधारण वस्त्र पहनते हैं, आपको कभी मन नहीं करता कि शौकीन मैं भी थोड़ा रहूं और ये शान शौकत? दरअसल दूसरे से कुछ अलग रहने का मेरा स्वभाव नहीं रहा। जो सही है उस तरह जीने की कोशिश की। तो मैं तो बचपन से खादी पहनने लगा था, तो खादी से प्रेम है। पहले काटने की कोशिश भी की, कभी पहले काटना तो आसान नहीं है, कठिन होता रहा। तो खादी अच्छी लगती है, तो मुझे मैं साफ कपड़े पहनता हूँ, बढ़िया कपड़े पहनता हूँ, खुद धोता हूँ, लेकिन और उसमें अच्छा लगता है शरीर को भी। बहुत बढ़िया। तो खादी स्टार्टिंग इसलिए हुआ ताकि देश के जो लोग काम कर रहे हैं हथकरघे से, उनको रोजगार मिले, और धीरे धीरे आजकल खादी भी एक ब्रांड बन गया है, वो पहचान धीरे धीरे अलग लेवल पे चली गई है। लेकिन अगर आप ज़मीन से जुड़ करके कुछ भी कर पा रहे हैं तो उसका एक बड़ा महत्व है। लेकिन अब मैं कुछ एक छोटे से सवाल पूछना चाहूँगा, आप एक 2 शब्द में तुरंत जवाब देते चले जाएं। पर्याप्त है, इतनी बात एक मुश्किल से 1-2 मिनट का रहेगा, जिसमें आप फटाफट उसके आप उत्तर दे सकें। आपके आइडियल व्यक्तित्व कौन है? पहले मेरा ये है कि तो तुमने जो इसको मेरा परिचय बहुत महापुरुष जैसा बना दिया, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ। एक तो बात ये है, IIT को तुम फालतू जोड़ रहे, में तो कभी IIT का ज़्यादा जिक्र भी नहीं करता, वो हो गया है ना। IIT से PhD किया आपने? ठीक, PhD तो की, वो तो कोई उसको थोड़ा नकार रहा हूँ, PhD की है, लेकिन इन आधुनिक संस्थानों में रहा हूँ, है ना। लेकिन उसका कोई वो भी मेरे मन में वो भी नहीं, उसके प्रति कोई हीन भावना वो भी नहीं है। लेकिन ये है कि कोई खास और मैं विशेष व्यक्ति नहीं, सामान्य व्यक्ति हूँ। तो सामान्य, मैं कुछ सामान्य से प्रश्न पूछना चाहूँगा, एक सामान्य व्यक्ति से। आपके आदर्श व्यक्तित्व कौन है? बहुत लोग हैं, 1-2 नाम आपके ध्यान में जो आ रहे हैं? बहुत लोग हैं, लेकिन उसको तो कठिन हो जाएगा उस तरह रखने में। सैकड़ों लोग हैं। फिर भी 1-2 जिसको आपका नाम जहन में सबसे पहले आ रहा? मेरी ज़िंदगी को जिसने गढ़ा है वो तो यशपाल सत्य जी है, वो रहे नहीं।
आपके और सुनो फिर जो दूसरे आइडियल नहीं कहूँगा, उसको मैं कहूँगा जिसने सत्य जी को भी दिशा दी, हमें दिशा दी, वो श्रद्धेय नागराज जी हैं। उनसे पहले हम भी बहुत रास्ते, मैंने अपनी तृप्ति के लिए बहुत रास्ते तलाशे हैं। पूजा पाठ से निकला हूँ, फिर आर्य समाज में लंबे समय रहा हूँ, दैनिक यज्ञ करना, साधना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, फिर योग साधना, और मैं निराकार ईश्वर के अनुभव नहीं कर पाया वहाँ। जो मुझे आर्य समाज के दूसरे नियम में मैंने पढ़ा था कि मैं उसकी अवधारणा मेरे अंदर नहीं बन पा रही। तो फिर विपश्यना लंबे समय लगाया और आंदोलन किए, राजनीति किसान आंदोलन में खासतौर से भूमिका निभाई, वो खड़ा भी किया। और लेकिन 88 तक आके लगा कि मेरे पास रास्ते नहीं है, मैं खुद उलझा हुआ हूँ, मेरी उलझन बढ़ती जा रही, मेरे सवालों को उत्तर नहीं मिल रहे। और ये किसान आंदोलन के जो भीतर घात चल रही थी, इन आंदोलन में जो झंझट था, राजनीति में जो झंझट था, तो देश की स्थिति देख के मन कष्ट में जाता था, दुखी होता था। बचपन से देशभक्ति का संस्कार हो गया तो मैं अटक गया था। और इतना सम्मान मेरा था, मुझे भारी पड़ता था। लोग, मतलब अद्भुत सम्मान रहा मेरा जीवन बचपन में। सब धर्म, सब जाति के लोग बहुत प्यार करते थे, चाहता, जबकि मैं हालांकि वर्कर ही रहा हूँ। मैं कभी नेता बनने को बनाया नहीं, मैंने आम आदमी की तरह ही रहा हूँ, वर्कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगा मैं नालायक बेईमान किस्म का आदमी हूँ, दुनिया को रास्ते बता रहा हूँ, मेरे पास खुद रास्ता नहीं है। अभी भी लगता है ऐसा? नहीं, वो दो रहा था, 88 से शुरू हुआ, वो 90 तक चला। लेकिन 90 में दिसंबर में नागराज जी से भेंट तो हो गई थी मेरी मई 88 में, लेकिन हमें बात पची नहीं थी उनकी। 90 दिसंबर में वो फिर आए थे किसी संदर्भ में, और वो उनसे कुछ सवाल थे जी। मेरे मित्र उनसे प्रभावित थे, सत्य जी, कि नहीं तुम इनके साथ समय लगाओ। तो मैंने बाबा जी को सवाल पूछे, वो कहले बेटा ब्रह्म मुहूर्त में बात करेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में मैंने 3 दिन मेरी उनकी चर्चा होती, रात को 3 बजे उठ जाते थे और 5-6 बजे तक सुबह चर्चा होती थी। तो उस चर्चा ने मेरे रास्ते खोल दिए। फिर मैं अवसर नहीं मिला, वो स्वास्थ्य वगैरह कुछ ऐसा रहा, मैं भी नहीं जा पाया, वो भी उपलब्ध नहीं थे अगले साल। तो फिर मैं 6 महीने उनके साथ रहा। तो उनके साथ रह के मेरे सारे, और मुझे लगा मैं अपने को बहुत, मैं भी कुछ सोचता था मैं भी ठीक आदमी हूँ, पर पता लगा मैं भी अभी अमानवीयता में ही हूँ, मानव पद में भी नहीं आया हूँ उनके हिसाब से। और फिर वहाँ से मुझे रिश्तों को समझ मिली है, आदमी आदमी के साथ रिश्ते की समझ बनी। तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी में गहरा परिवर्तन हो रहा। तो आइडियल ना कह के कैसे जो मेरी ज़िंदगी को मेरे को थोड़ा अभी छोटा रखने के लिए छोटा कर दिया। सत्य जी मेरे लिए वो थे, मतलब मुझे ज़िंदगी में जो दिशा दी है, घड़ने में जो मदद करी, वो यशपाल सत्य जी, वो रहे नील शरीर से। और फिर नागराज जी ने तो एक तरह देखो जैसे ज्ञान का प्रकाश तो उनके माध्यम से मिला। बाकी मैं इतना, मेरे 10-12 बहुत नज़दीकी मित्र हैं जिनसे प्रेरणा मिली। तो आइडियल इस तरह बहुत है मेरे साथ, बहुत सारे हैं। लेकिन खैर अभी मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपको 1-2 शब्दों में उत्तर देना है। बताओ। कोशिश करें। आपका फेवरेट खाना कौन सा? जो मिल जाए, फिर भी जिसमें रुचि मूलक। मैं तो देखो जो प्राकृतिक हो, सहज हो, मैं तो खाने प्रयोग करता रहा। कोई एक डिश फेवरेट मैं प्रयोग करता रहा बचपन से, अभी प्रयोग करता हूँ। अभी तक कोई फेवरेट डिश 1-2 शब्दों के अंदर, पहली डिश जो दिमाग में, जहन में आ जा रही है? यार ऐसा कुछ है नहीं, जो मिल जाए वो इसके बढ़िया है। सबसे पसंदीदा जगह तो यार सारी धरती बढ़िया, गोपाल की, सब जहाँ जहाँ चले जाऊँ ही खुश रहे हैं। सबसे परिवार में आप सबसे क्लोज किसको पाते हैं अपने? ये थोड़ा ठीक नहीं, वो ज़्यादा, ये सवाल ठीक नहीं, व्यवहारिक नहीं, थोड़ी देर में नहीं होते इनके उत्तर। खैर जो भी है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि राजनीति, जीवन, समाज, किसानी, सबकी स्वास्थ्य, इन सब पर काम करने के बाद में कोई महान व्यक्ति ही कह सकता है कि मैं एक सामान्य हूँ। और यकीन मानिए मैं इनके पास बैठा हुआ हूँ तो मुझे बड़ा अद्भुत महसूस हो रहा है। और आप इस पूरी वार्ता को सुनने के बाद में अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे, जीवन एक बहुत ही सुंदर यात्रा है। अगर उसे समझ करके जीते हैं, अगर ये धारा है इसके साथ बहकर जीते हैं, समझ करके जीते हैं, तो आप आनंद ले जाएंगे। और धारा के विरुद्ध संघर्ष है, जंग है, और आज की भाषा में जिसे बोलते हैं ज़िंदगी झंड हो गई है। तो हमें ज़िंदगी झंड नहीं करनी है, हमें ज़िंदगी के अंदर झंडे गाड़ करके ज़िंदगी को फतह करना है। और अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो बिजनौर के स्वास्थ्य शिविर में ज़रूर आएँ। और रण सिंह जी यहीं निवास करते हैं। और जब तक मैं चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे बुजुर्ग हैं, उनके सानिध्य का लाभ देश के युवाओं को लिया जाना चाहिए और उसका फ़ायदा उठाकर अपनी ही नहीं, अपने आसपास, देश, समाज और फिर धीरे धीरे पूरे विश्व को एक सुंदर दिशा देने में सहयोगी होना चाहिए। आपने इतना समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मैं एक छोटी सी बात कहकर समापन कर दूँ अपनी तरफ से कि स्वस्थ रहना नियति है। हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, ये प्रकृति की व्यवस्था ही है। हम ध्यान नहीं देते, उसमें गड़बड़ हो जाए। थोड़ा ध्यान देंगे तो शरीर की, जैसा सर्विस कराते हैं ना गाड़ी की, आज हम अपनी गाड़ी की तो सर्विस करावें। और आज इतने पोल्यूशन के, प्रदूषण में, खान पान, सब जगह केमिकल, रसायन आ रहे, इसमें जैसे हम यहाँ सर्विसिंग जैसी करें, डिटॉक्स कर दें, शरीर की सफाई कर दी, शरीर अपने खुद ठीक कर ले।
तो स्वस्थ रहना तो आसान है, बच्चों का खेल जैसा, कोई कठिन काम नहीं है। धन्यवाद। बढ़िया। इतना कठिन है, उस देश में जहाँ हॉस्पिटल लगातार बढ़ रहे हैं, रोगी बढ़ रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं स्वस्थ रहना आसान है, लेकिन आसान है, आप यहाँ आकर समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए। सबको नमस्कार।